हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि और स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विद अंजलि में। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जनरल साइंस उसमें भी हम फिजिक्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। पहले 10 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, तो आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट 10 क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 20। हमारा पहला सवाल है, द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन फॉर अ मूविंग पार्टिकल इन अ सर्किल इज। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में यहाँ पे बात हो रही है कि जब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है फॉर अ मूविंग पार्टिकल इन अ सर्किल, वो क्या होगी। उसकी जो डायरेक्शन होगी वो सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होगी, सेंटर की तरफ वो uh, एक तरीके से होगा। तो जब हम मोशन की बात करते हैं तो उसमें हम एक फोर्स पढ़ते हैं या एक एक्सेलरेशन की बात होती है, दैट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सर्कुलर मोशन जब हम पढ़ते हैं तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में क्या होता है कि जब पार्टिकल सर्कुलर वे में मूव करता है, जो फोर्स उसको सर्कुलर वे में मूव कराने के लिए यूज हो रहा है, सर्कुलर मोशन में मूव कराने के लिए यूज हो रहा है, दैट इज नोन एट सेंट्रीपिटल फोर्स। एंड when a particle is moving in a circular path and that path is that is perpendicular to its velocity, or it is directed towards center, so this is called centripetal acceleration. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, जब हम फिजिक्स की बात करते हैं तो न्यूटन के जो लॉ हैं, तीन नियम हैं न्यूटन के, उनके बारे में डिस्कस ना हो ऐसा नहीं हो सकता। तो 12th क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन न्यूटन फर्स्ट लॉ। अ बॉडी कंटिन्यूज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस एक्टेड अपॉन अ एक्सटर्नल फोर्स। ये स्टेटमेंट किस लॉ को दर्शाता है। तो कोई भी जो बॉडी है वो स्टेट की रेस्ट की स्टेट में रहेगी या फिर यूनिफॉर्म मोशन की स्टेट में रहेगी, अनलेस उस पर कोई बाहर से एक्सटर्नल फोर्स या बाहर से कोई फोर्स उस पर नहीं लग रहा है, मीन्स एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। तो ये स्टेटमेंट दर्शाता है न्यूटन के फर्स्ट लॉ को। तो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है उसको एक बार देख लेते हैं। न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट की कंडीशन में है या अगर कोई मोशन की कंडीशन में, वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, अगर वो मोशन की कंडीशन में है, तो वो अपनी कांस्टेंट स्पीड पे ही रहेगा, जिस कंडीशन में वो है, जिस स्पीड पे वो है वो उसी में रहेगा, अनटिल एंड अनलेस, जब तक उस पे कोई भी एक्सटर्नल बाहरी फोर्स नहीं लगता है। ठीक है, दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन। अब इस लॉ को जो है गैलीलियो लॉ भी कहा जाता है, या फिर इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे, लॉ ऑफ इनर्शिया, गैलीलियो लॉ। गैलीलियोज लॉ मैंने एपोस्ट्रोफी एस इसलिए लिखा है क्योंकि एपोस्ट्रोफी एस का मतलब गैलीलियो का लॉ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव रिगार्डिंग न्यूटन सेकंड लॉ। मैथमेटिकल, अगर हम न्यूटन के सेकंड लॉ को मैथमेटिकली दर्शाएं तो उसको हम कैसे लिखेंगे। तो F इज इक्वल्स टू एम, यानी कि फोर्स इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विच इज कांस्टेंट फॉर मास गिव्स F इज इक्वल्स टू एम ए। अगर सेकंड लॉ की हम बात करें तो ये बताता है कि द वैल्यू ऑफ फोर्स दैट इज एक्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट दैट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ व्हाट, मास एंड एक्सेलरेशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। बेसिकली जो फोर्स एक्ट हो रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, यानी कि जो वैल्यू है फोर्स की जो किसी भी ऑब्जेक्ट पे लग रहा है, वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ, यानी मल्टीप्लीकेशन ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट एंड एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज प्रोड्यूस्ड इन द ऑब्जेक्ट। जो एक्सेलरेशन उस ऑब्जेक्ट में प्रोड्यूस हुआ है, उस एक्सेलरेशन की और उस ऑब्जेक्ट के मास के प्रोडक्ट के इक्वल वो फोर्स उस पे होगा जो लग रहा है, एंड दैट इज नोन एज व्हाट, मोमेंटम, और उसी को मोमेंटम कहा जाता है। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मोमेंटम। यू कैन से कि प्रोडक्ट ऑफ मास और प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन, नॉट वेलोसिटी, इट इज नोन एज मोमेंटम। एक्सेलरेशन इज समथिंग रिलेटेड टू वेलोसिटी। जब कोई चीज तेज गति से चलती है और उसकी स्पीड बढ़ती जाती है तो उसी को हम एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ मैन जंप आउट ऑफ द बोट दैट इज स्टैंडिंग स्टिल वाटर द बोट मूव्स बैकवर्ड, क्यों, ऐसा क्यों होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज समथिंग रिलेटेड टू न्यूटन थर्ड लॉ। न्यूटन का थर्ड लॉ सबसे पहले हम समझ लेते हैं। न्यूटन का तीसरा जो लॉ है उसका नाम है एक्शन रिएक्शन लॉ। ठीक है, एवरी एक्शन देर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर हम कोई एक्शन देते हैं तो उसका इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन हमारे पास आएगा। ये थर्ड लॉ पे बेस्ड है, एग्जाम्पल है ये इसका। व्हेन अ मैन जम्प्स आउट ऑफ द बोट, जब एक आदमी बोट से नीचे कूदता है, एंड वो बोट जो है दैट इज स्टैंडिंग इन स्टिल वाटर द बोट मूव्स बैकवर्ड। जब वो आदमी, कोई भी आदमी स्टैंडिंग बोट से कूदता है पानी में,
तो बोट जो है बैकवर्ड की तरफ पुश होती है, बैकवर्ड की तरफ जाती है। क्यों जाती है? क्योंकि मैन एक्सर्ट अ बैकवर्ड फोर्स ऑन द बोट। तो मैन ने क्या किया है, एक बैकवर्ड फोर्स बोट की तरफ लगाया है कूदने के लिए, तो बोट भी उस पे एक फोर्स लगा रही है, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एक्शन रिएक्शन पेयर यहाँ पे हुआ है। व्हेन मैन जंप फॉरवर्ड द बोट एक्सपीरियंस इक्वल एंड अपोजिट बैकवर्ड फोर्स। तो जब आदमी कूदा है, उस पे उसने फोर्स लगाया है, तो बोट भी जो है उसको इक्वल एंड अपोजिट बैकवर्ड पुश जो है वो दे रही है। सो अगर इसके बेस पर हम देखें, तो जैसे कि जो जब हम बुलेट को फायर करते हैं, जब हम गन चलाते हैं, जब हम बुलेट को फायर करते हैं गन पे से, तो गन रिकॉइल्स होती है, यानी कि हमारा जो कंधा है, हमारा जो हाथ है, उस पे भी एक जर्क लगता है, उस पे भी एक पुश लगता है। तो इसका मतलब अगर हमने फोर्स लगा के कोई चीज को, हमने गन चलाई है, हमने फोर्स लगाया है, तो जो गन है वो भी एक तरीके से रिस्पॉन्ड कर रही है। सो दैट व्हाट इट इज सेइंग। फ्रिक्शनल फोर्स जो है, अगर अब हम बात करते हैं फ्रिक्शनल फोर्स की, तो फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज एक्ट ऑन। फ्रिक्शन फोर्स कैसे लगता है और क्या होता है फ्रिक्शन फोर्स? तो सबसे पहले हम जानते हैं फ्रिक्शन फोर्स के बारे में। सो इट इज अपोजिट फोर्स। बेसिकली ये अपोजिट फोर्स है। ये किसका अपोज कर रहा है? ये अपोज कर रहा है रिलेटिव मोशन का। अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए कि देयर इज अ पर्सन एंड ही इज लाइक वॉकिंग, ही इज वॉकिंग, ये इसके बारे में। सो ही इज वॉकिंग एंड ये मोशन इस डायरेक्शन में है, तो जो फ्रिक्शन है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। सो इसीलिए फ्रिक्शन को अपोजिंग फोर्स बोला गया है, जो कि रिलेटिव मोशन का या मोशन का अपोज करता है। सो दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो भी मोशन है, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट हमारा ये है, दूसरा हमारा अर्थ सरफेस है, तो दोनों के बीच में मोशन हो रहा है, यानी कि आदमी जो है चल रहा है सरफेस के ऊपर, तो दोनों के बीच में एक फोर्स लग रहा है और ये मूव कर रहा है। तो इसका अपोजिंग जो फोर्स होगा उसी को हम फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं। और फ्रिक्शनल फोर्स जो है हमेशा डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में लगेगा? मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में। अगर मोशन इस डायरेक्शन में, तो फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, एंड वाइस वर्सा, उसका उल्टा। अब फ्रिक्शन फोर्स को रिड्यूस करने के क्या-क्या तरीके हैं? कई बार एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। तो फ्रिक्शन फोर्स को रिड्यूस करने के तरीके ये है कि आप ल्यूब्रिकेंट का यूज़ कर सकते हैं, जो कि हम करते भी हैं अपने व्हीकल्स में, है ना? क्योंकि उन पर फोर्स लगता है, फ्रिक्शन फोर्स लगता है, और फिर उससे क्या होता है कि वियर एंड टियर होता है टायर्स का। तो ल्यूब्रिकेंट्स का यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि ऑयल है, ग्रीस है। इसके अलावा बॉल बियरिंग, मतलब अगर हम बॉल बियरिंग का यूज़ करते हैं, तो क्योंकि सरफेस कॉन्टैक्ट में कम आ रही है, तो इस वजह से फोर्स भी कम लगता है। और सोप सॉल्यूशन, क्योंकि सोपी जो सॉल्यूशन होता है वो ल्यूब्रिकेंट की तरह यूज़ होता है, ल्यूब्रिकेंट का काम करता है। तो उसका हम यूज़ कर सकते हैं। पाउडर जो है, पाउडर भी ल्यूब्रिकेंट का काम करता है, तो पाउडर्स का यूज़ करके हम फ्रिक्शन फोर्स को कम कर सकते हैं। सो दीज आर सम वे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, व्हेन अ बॉडी मूव्स विद यूनिफॉर्म स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ, द फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर। तो सेंटर की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा फोर्स होता है? दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंटर की तरफ जो लग रहा है उसको सेंट्रीपिटल या फिर सेंट्रीफ्यूगल, कहीं कहीं पे आपको सेंट्री, ओके, सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल भी है, तो देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस। देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल, दोनों लगते सेंटर की साइड ही हैं। सो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है एक कांस्टेंट फोर्स है। जब हम सेंट्रीपिटल की बात करते हैं, तो इट इज अ कांस्टेंट फोर्स जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कराने में, कि सर्कुलर पाथ पे मूव कराने के लिए हेल्पफुल होता है। कौन सा फोर्स? सेंट्रीपिटल फोर्स। और ये किस डायरेक्शन में लगता है? ये लगता है किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में मूव कराने के लिए जो फोर्स की ज़रूरत होती है, जो कांस्टेंट फोर्स लगता है टू कीप्स एनी ऑब्जेक्ट मूविंग इन सर्कुलर पाथ, दैट इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। एंड ये किस डायरेक्शन में लगता है? इट डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर एंड इट डिपेंड्स ऑन द ऑब्जेक्ट मास। ऑब्जेक्ट कितना भारी है, कितना हल्का है, इस बात पे डिपेंड करता है, और ये ऑब्जेक्ट को सेंटर के टुवर्ड डायरेक्ट होते हुए ये फोर्स इस पे लगता है। नेक्स्ट वी हैव सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल को भी देख लेते हैं। ये एक अपरेंट आउटवर्ड फोर्स है। ये अपरेंट आउटवर्ड फोर्स है दैट इज एक्टेड ऑन द मास व्हेन इट इज रोटेटेड। जब आप किसी मास को, जब आप किसी बॉडी को रोटेट कर रहे हो, तो आउटवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वो आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। एंड इट बेसिकली एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल। तो सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल में दोनों में डिफरेंस ये है, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि दोनों सेंटर में लगते नहीं, ऐसा नहीं है। देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस एंड दिस इज वेरी बिग डिफरेंस एक्चुअली। सो सेंट्रीपिटल सेंटर की तरफ डायरेक्ट करेगा ऑब्जेक्ट को। और जब हम बात करें कोई चीज़ जब रोटेट हो रही है, तो
जो आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो बाहर की साइड लगता है, यानी कि इट एक्टेड अपोजिट इन द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल। तो सेंट्रीपिटल के अपोजिट डायरेक्शन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। और अ, ये भी किसके ऊपर डिपेंड होता है कि ऑब्जेक्ट का मास कितना है। इट इट एक्ट और एक्टेड ऑन द मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। अगर मैं इसका एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं तो जैसे कि आपने देखा होगा कि जब हम मेले में जाते हैं तो झूला झूलते हैं जो कि सर्कुलर वे में मूव करता है ना। तो उसमें कुछ ऐसे लाइक वी कैन से कि कुछ बैठने के लिए सिटिंग एरिया होता है ना पूरे झूले पे। तो उसमें वो किस डायरेक्शन में घूमता है, वो सर्कुलर मूव करता है ना, वो सर्कुलरली मूव कर रहा है। बीच में सेंटर है जहाँ पे वो माउंट है। सो होता क्या है कि जब ये मूव कर रहा होता है तो जो पैसेंजर्स है वो अंदर की साइड नहीं जाते, समझ रहे हो, वो बाहर की साइड एक तरीके से डायरेक्ट होते हैं, इस तरीके से, इस तरीके से वो कहीं न कहीं डायरेक्ट होते हैं। सो ये इसका एग्ज़ाम्पल इससे आप इसे समझ सकते हैं। दे दे फील पुश्ड आउटवर्ड ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वज़ह से दे फील दे आर पुशिंग आउटवर्ड, दे आर पुश्ड आउटवर्ड बेसिकली। सो उसकी वज़ह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वज़ह से ऐसा होता है। और ये भी किस पे डिपेंड कर रहा है कि मास की वज़ह पे डिपेंड कर रहा है। मास ज़्यादा है तो एक तरीके से वो आउटवर्ड पुश होंगे, ऐसा होता है। सो सेंट्रीपिटल जो है सेंट्रीफ्यूगल का उल्टा है, मतलब ये इनवर्ट डायरेक्शन में लगता है, सेंटर सीकिंग है। तो इसको सेंटर सीकिंग भी कहा गया है। अब बात आती है हमारे पास टॉर्क की। सो इफ अ टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रोटेटिंग बॉडी इज जीरो। अगर टॉर्क जो है किसी भी रोटेटिंग बॉडी पे, टाउ, इसको टाउ से डिनोट करते हैं, इसको टाउ बोला जाता है। तो टॉर्क को हम टाउ से डिनोट करते हैं। और टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रोटेटिंग बॉडी वो जीरो कब होगा, जब एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। तो एंगुलर मोमेंटम अगर कांस्टेंट रहेगा तो हमारा जो टाउ है यानी कि जो टॉर्क है किसी भी रोटेटिंग बॉडी में, वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सो टॉर्क क्या होता है, टॉर्क में क्या होता है कि ये टेंडेंसी है या ये फोर्स है दैट इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी टू रोटेट इट अबाउट ऑन इट्स एक्सिस। मतलब कि सपोज करो कोई भी बॉडी है, कोई एक बॉक्स है, उस बॉक्स को आप किसी पोल पे अगर आप उसको बांध देते हो और उसको मूव कराते हैं तो एक डिस्टेंस भी आ रही है और एक सर्कुलर मोशन भी हो रहा है। सो दैट वहाँ पे जो किसी भी बॉडी को एक तरीके से उसकी एक्सिस पे रोटेट कराने के लिए जो फोर्स लग रहा है दैट इज नोन एज टॉर्क। सो रोटेटिंग बॉडी पे टॉर्क जीरो जब होगा जब एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। द डायरेक्शन ऑफ कोरियोलिस फोर्स इन So the direction of Coriolis force in northern hemisphere deflect motion. So Coriolis force एक तरीके का इनविजिबल फोर्स है जो कि डिफ्लेक्ट करता है मोशन को रोटेटिंग ऑब्जेक्ट के। मतलब कि जैसे कि हमारी अर्थ है तो अर्थ पे जो हवा चल रही है तो हवा इधर उधर डिफ्लेक्ट होती है, नदर्न हेमिस्फीयर में अलग होगी, सदर्न हेमिस्फीयर में अलग होगी। तो दैट इनविजिबल फोर्स जो उसको डिफ्लेक्ट करा रहा है एयर को किसी भी रोटेटिंग ऑब्जेक्ट पे, सो दैट इज नोन एज कोरियोलिस फोर्स। सो बेसिकली किसी रोटेटिंग ऑब्जेक्ट पे जो मोशन को डिफ्लेक्ट कर रहा है, जब जैसे कि हमारी अर्थ पे एयर का मोशन डिफ्लेक्ट हो रहा है, सो किसकी वजह से हो रहा है, कोरियोलिस फोर्स की वजह से हो रहा है। और ये किस किस बात पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है जो ऑब्जेक्ट है उसके मास पे एंड रोटेशन रेट पे, वो किस रेट से रोटेट कर रहा है, उसका मास क्या है, एंड इट एक्ट परपेंडिकुलर द एक्सिस ऑफ रोटेशन। जिस एक्सिस में या जिस डायरेक्शन में रोटेशन हो रहा है, सो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्ट करता है। मान लीजिए कि रोटेशन इस डायरेक्शन में है ना, तो ये परपेंडिकुलर एक्ट करेगा यानी कि ऐसे एक्ट करेगा। सो इट एक्ट परपेंडिकुलर टू द एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिस एक्सिस पे रोटेशन है उसके परपेंडिकुलर ही एक्ट करेगा। सो डायरेक्शन ऑफ कोरियोलिस फोर्स इन नदर्न हेमिस्फीयर डिफ्लेक्ट मोशन। सो ये नदर्न हेमिस्फीयर में मोशन को डिफ्लेक्ट करता है राइट डायरेक्शन में, एंड सदर्न में करता है ये लेफ्ट डायरेक्शन में। वर्क डन बाय फोर्स ऑन ए बॉडी इज जीरो। जो वर्क डन है, मतलब जब हम कोई भी चीज़ पे फोर्स लगाते हैं तो वो डिस्प्लेस होती है ना। वर्क तो वर्क डन की यहाँ पे बात हो रही है कि जो वर्क डन होता है। अच्छा, वर्क डन होता क्या है, सबसे पहले हम इसको जान लेते हैं।
जो वर्क डन होता है ये इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स की। जब हमने फोर्स लगाया तो जब मान लीजिए कि ये बॉक्स है, इस पे मैं यहाँ इधर फोर्स लगा रही हूँ और ये इधर की ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है। सो बेसिकली जो ऑब्जेक्ट है वो इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स मूव कर रहा है। सो प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, तो जब हम फोर्स लगा रहे हैं तो ये डिस्प्लेस होगा, यानी कि यहाँ से यहाँ मूव करेगा, ठीक है। तो इतनी डिस्टेंस इसने कवर कर ली। सो जो वर्क डन है, इसने कुछ काम किया, कुछ एनर्जी खर्च हुई और इसने कुछ काम किया। सो वर्क डन क्या हो जाएगा, फोर्स जो मैंने फोर्स दिया न्यूटन इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि कितना है डिस्प्लेस हुआ। और किस डायरेक्शन में डिस्प्लेस होगा, डिस्प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेस होगा, जिसको हम एस से डिनोट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को एस से और फोर्स को एफ से आप डिनोट करते हैं, पर इसकी एसआई यूनिट न्यूटन होती है, ठीक। अब टोटल टोटल वर्क डन की यूनिट क्या हो जाएगी, वर्क डन की होती है जूल। सो ये जब हमने एसआई यूनिट पढ़ी थी तब प्रीवियस वीडियो में हम ये डिस्कस कर चुके हैं, अलग अलग जो भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनकी अलग अलग एसआई यूनिट हम डिस्कस कर चुके हैं। सो एसआई यूनिट जो होती है वर्क डन की होती है जूल। वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो उसके बाद क्या होगा, वर्क डन जीरो हो जाएगा। तो वही बात यहाँ पे बोली गई है कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब इसको मैं समझाती हूँ। मान लीजिए कि आपका यही ऑब्जेक्ट है जो हमने लिया गया है ऊपर, फोर्स मैंने लगाया है इस डायरेक्शन में और ये मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक। फोर्स इस डायरेक्शन में, ये मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो मतलब ये खिसका ही नहीं है, डिस्प्लेस हुआ ही नहीं है। डिस्प्लेस जब नहीं हुआ है तो डिस्प्लेसमेंट कुछ है ही नहीं, ठीक है। सो अब मान लीजिए कि फोर्स मैंने लगाया एफ इज इक्वल टू कितना है, 5 न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट ये हुआ नहीं, तो डिस्प्लेसमेंट है 0, ठीक है। वर्क डन क्या है मेरा, वर्क डन है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक। फोर्स कितना है मेरा 5 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट कितना है 0। तो जब आप 0 की मल्टीप्लाई 5 में करोगे तो वर्क डन क्या आ जाएगा आपका 0, सिंपल। तो इतना सा है, ठीक है। तो वर्क डन इज इक्वल्स टू 0 व्हेन फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट एंड डिस्प्लेसमेंट दे आर परपेंडिकुलर, सो वर्क डन इज 0। मतलब परपेंडिकुलर वही थीटा 90 डिग्री, तो थीटा 90 डिग्री मतलब परपेंडिकुलर। सो बाकी मैंने आपको बताया है। आई होप आई एम एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनर्जी से रिलेटेड। सो एनर्जी भी एक अलग कॉन्सेप्ट है भाई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। सो जब हम एनर्जी की बात करते हैं तो एनर्जी का मतलब होता है, एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। अब जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि एनर्जी की जो यूनिट होती है वो भी क्या होती है, जूल, और वर्क की भी क्या थी, जूल, ठीक है। क्यों है ऐसा, ऐसा इसलिए है क्योंकि जब हम काम करेंगे तो क्या खर्च हो रही है, एनर्जी खर्च हो रही है। सो कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, हमारे अंदर अगर एनर्जी है तो ही हम काम कर पाते हैं, और अगर हम काम कर रहे हैं तो मतलब एनर्जी थी, है ना। और जब हम काम कर लेते तो वो एनर्जी खर्च हो जाती है। सो वही कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, तो वो जो क्षमता है काम करने की उसी को कहा जाता है एनर्जी। और एनर्जी जो है एक तरीके की वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। इसकी एसआई यूनिट भी जूल होती है, इसको आप ध्यान रखेंगे। एनर्जी बहुत सारे तरीके की होती है, जैसे कि लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बहुत सारी इसकी फॉर्म्स है एनर्जी की, बट जो इम्पोर्टेंट और मेन फॉर्म्स हैं जो कि पढ़ी जाती हैं और एग्जाम में आने के बहुत बहुत चांसेस हैं, वो है काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। सो सबसे पहले काइनेटिक को समझ लेते हैं क्योंकि यहाँ पे काइनेटिक से रिलेटेड क्वेश्चन भी है। When the velocity of body is doubled, the kinetic energy becomes, जब जो वेलोसिटी है किसी भी बॉडी की अगर हम उसको डबल कर देते हैं तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाती है। इसके लिए आपको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता होना चाहिए और काइनेटिक एनर्जी पता होनी चाहिए। सो किसी भी ऑब्जेक्ट में जो काइनेटिक एनर्जी हो वो होती है उसके मोशन की वजह से, मतलब अगर कोई भी बॉडी है वो मूव कर रही है तो उसके मूवमेंट की वजह से उसके अंदर जो एनर्जी है या मूवमेंट की वजह से जो उसमें क्रिएट हुई एनर्जी, सो that is kinetic energy that is possessed by body due to its motion, so that is known as kinetic energy, उसके मोशन की वजह से। इसका फॉर्मूला क्या होता है, k e is equals to, यानी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2 मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, k इज इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर, सो यानी कि 1/2
मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, ठीक है। सो अब इसमें बोला है कि अगर आप वेलोसिटी को डबल कर देते हैं तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी। सो अगर आप वेलोसिटी को डबल कर देते हैं तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, इसकी 4 गुना हो जाएगी। देख लेते हैं। इसको आप डबल करें मास मल्टीप्लाई, इसको आप डबल कर दीजिए वेलोसिटी को, 4, सॉरी, सो दिस इज एंड ओके। सो इसमें ये फॉर्मूला हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, लाइक वी कैन कैलकुलेट इट लाइक दिस। काइनेटिक एनर्जी जितनी भी होगी 1/2 इंटू एम वी स्क्वायर, तो ये 4 टाइम्स हो जाएगी। इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी क्योंकि अभी 20 क्वेश्चंस कराने हैं, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। सो आगे हमें और भी एनर्जी, जैसे कि पोटेंशियल एनर्जी में मैं आपको बताऊंगी, काइनेटिक एनर्जी बताऊंगी। एक्चुअली ये सब ना छोटे मोटे डेरिवेशंस हैं। सो डेरिवेशंस तो ऑब्वियसली आपसे नहीं पूछे जाएंगे क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर नहीं है। सो आपसे जनरल साइंस पूछी जा रही है और जनरल साइंस में भी आपसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएंगे। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको आप पढ़ लेना, ठीक है। डेरिवेशंस पे अभी उतना मत जाओ क्योंकि डेरिवेशंस में टाइम कंज्यूम होता है, बट इसके लिए भी मैं आपको ये सारी चीज़ें बता दूंगी। बट ये नेक्स्ट वीडियो में हो पाएगा क्योंकि वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे एंड वेट, ग्रेविटी एंड इसके अलावा बहुत सारे और भी फिजिक्स के जो कॉन्सेप्ट हैं, जैसे कि सरफेस टेंशन है, बायोन्सी, एस्केप वेलोसिटी, प्रेशर, एंड वी हैव इलास्टिसिटी, वी हैव कैपिलरिटी, लिक्विड का फ्लो कैसे होता है, पेंडुलम कैसे मूव करता है, पीरियोडिक मोशन क्या होता है, साउंड क्या होती है, स्पीड ऑफ साउंड क्या होती है, एको, स्पेसिफिक हीट, टेम्परेचर, और रिफ्लेक्शन लाइट के बारे में 10th क्लास में भी आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, अलग से एक चैप्टर है। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉज क्या है लाइट के, स्कैटरिंग कैसे होती है लाइट की, और सबसे इम्पोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट आता है ओम्स लॉ, इलेक्ट्रिक करंट, इसके अलावा मैग्नेट, मैग्नेट के बारे में। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट है जो कि फिजिक्स के कोर कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सो इन सबको हम एक 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 करके मैं इनको आपको समझाऊंगी, आपको आपसे डिस्कस करूंगी क्वेश्चंस के साथ साथ ही। सो मैं सजेस्ट करूंगी कि जो क्वेश्चंस मैं आपको बताती हूँ आप उन पे एक बार ज़रूर ध्यान दीजिए क्योंकि उसके साथ-साथ कॉन्सेप्ट तो मैं आपको बता ही रही हूँ। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंटली एंड थैंक यू फॉर गिविंग मी टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय।